दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार गुप्ता और मैं अपने YouTube चैनल NKG लाइफ एंड टाइम्स पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो की विषय वस्तु है मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्रिंग शब्द लॉन्ड्री से बना है, LAUNDRY। लॉन्ड्री वो स्थान है, वो दुकान है या वो प्रतिष्ठान है जहाँ पर गंदे कपड़ों को धो करके साफ किया जाता है और उसके बदले में एक शुल्क अपने ग्राहकों से ले लिया जाता है। इसी प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग वो प्रक्रिया है, वो उपाय है जिससे ब्लैक मनी को फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरह से प्रवेश कराया जाता है कि वो लेजिटिमेट लगे, कानूनी लगे, और ब्लैक मनी को इस तरह से वाइट मनी में कन्वर्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, ब्लैक मनी हो चाहे वाइट मनी हो, पैसा पैसा है। उसमें चाहे ब्लैक मनी का 2000 का नोट हो या वाइट मनी का 2000 का नोट हो या 500 का नोट हो, दोनों एक जैसे होते हैं। लेकिन ब्लैक मनी वो मनी है जिसका खुलासा सरकार के सामने नहीं किया गया है और उस पर जो टैक्स बनता है वो सरकार को नहीं दिया गया है। तो इस तरह का जो छुपाया गया पैसा है वो ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी का जो सोर्स है वो कोई वैध सोर्स भी हो सकता है और अवैध सोर्स भी हो सकता है। वैध सोर्स वो है कि उस पैसे को ऐसे काम धंधे करके पैदा किया गया है जिनकी की इजाज़त उस देश का सिस्टम, वहाँ की सरकार, वहाँ का कानून उन काम धंधों को करने की इजाज़त देता है। और एक दूसरा अवैध सोर्स से उत्पन्न किया गया ब्लैक मनी वो है जो इस तरह के काम धंधे करके पैदा किया गया है जिनकी की इजाज़त वहाँ की सरकार, किसी देश की सरकार या वहाँ का कानून नहीं देता। तो दोनों तरह का तरीके से जो पैसा कमाया गया और छुपाया गया, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया, वो ब्लैक मनी है। और वो पैसा जिसका की घोषणा सरकार के सामने कर दी गई, उस पर जो टैक्स बनता है टैक्स दे दिया गया, और जो उस टैक्स देने के बाद जो पैसा किसी व्यक्ति के हाथ में रहता है वो उसका वाइट मनी है। वाइट मनी का उपयोग वो खुल करके कर सकता है, उससे वो जायदाद खरीद सकता है, सोना चांदी हीरे जवाहरात ले सकता है और मकान बनवा सकता है। कोई भी काम खुलेआम उससे किया जा सकता है। ब्लैक मनी के साथ ऐसा नहीं है। ब्लैक मनी की को खुलेआम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उस पर सरकार की नज़र रहती है और उन लोगों की धरपकड़ होती है। तो इसी तरह ब्लैक मनी को वाइट करने की जो प्रक्रिया है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। और इस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो संस्था बनी उसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। दोस्तों, ये संस्था भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन गठित की गई एक निदेशालय है, एक डायरेक्टरेट है, जिसका गठन 1 मई 1956 को किया गया था तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के द्वारा, कि वो इस तरह की गतिविधियों को रोके। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इस एजेंसी में करीब 2000 लोगों के ऑफिसर्स और स्टाफ की संख्या है और इसके जो ऑफिसर्स हैं वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS के होते हैं और इंडियन पुलिस सर्विस के और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS के लोग भी इसमें होते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो मूल कैडर है, अपना कैडर, वहाँ से प्रमोट हुए लोग भी इसके अधिकारी बनते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। आजकल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बहुत चर्चा है और तमाम जो बड़े नेता हैं और बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, वो ईडी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। ईडी उनसे पूछताछ करके
मनी ट्रेल का पता लगाता है कि पूरे जो मनी ट्रेल जब एस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर जो भी व्यक्ति उसमें फंसा होता है उसको उसका सज़ा से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। और इस ईडी जिन कानूनों को एनफोर्स करता है, इसका नाम है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये किन्हीं कानूनों को एनफोर्स करने के लिए बनाया गया वो कानून है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सन 2002। तो 2002 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया जाता है उसको 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सज़ा का प्रावधान है। दोस्तों, इसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ एक टर्म इसमें आता है कि जिसका नाम है हवाला कारोबार। तो अगर किसी फंड को लेजिटिमेट तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान बैंकिंग सिस्टम के थ्रू भेजा जाए तो वो सरकार की नज़र में रहता है। उसका सोर्स भी पूछा जा सकता है, उस पर टैक्स चुकाया गया है कि नहीं इसकी सरकार जानकारी कर सकती है, उस पर टैक्स वसूल कर सकती है। अब जैसे भारत में जो इनकम टैक्स है वो 31.2% मैक्सिमम है। 30% प्लस उस पर 4% शिक्षा का अधिभार होता है। और इसके अलावा जीएसटी कोई भी व्यक्ति इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जो टैक्स देता है वो जीएसटी है। कोई भी सामान या सेवा वो खरीदे तो उसको जीएसटी देना ही पड़ेगा। जीएसटी मान लीजिए 18% है। इसके अलावा वो और कई छोटे लोकल लेवल के भी टैक्स हैं तो 2-3% वो मान ले तो इस पूरा 50% के लगभग हर व्यक्ति भारत में टैक्स चुका रहा है। दोस्तों, हवाला के बारे में इसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई चीज़ है हवाला की। हवाला पैसे के अनियमित लेन देन का एक सिस्टम है। ये विश्वास पर पूरी तरह से आधारित है। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स है, वो किसी अरब कंट्रीज में है और वहाँ से उसको इंडिया 10 करोड़ रुपए भेजने हैं। तो वहाँ के वो एक हवाला ऑपरेटर से संपर्क स्थापित करेगा और उसको वो पैसा हैंडओवर कर देगा। उस हवाला ऑपरेटर का एक साथी एक इंडिया में भी कार्यरत होगा जिससे वो ये कहेगा कि इस पैसे को वाई जो दूसरा आदमी इंडिया में रह रहा है उसको हैंडओवर कर दूँ। इसके लिए वो अरब का जो ऑपरेटर है अपने क्लाइंट एक्स को एक कोड बताएगा और उस कोड को एक्स जो है वाई को बता देगा। तो जब हवाला ऑपरेटर उसके पास पहुंचेगा, उससे कोड पूछेगा, तो वही कोड जब उसको मालूम पड़ जाएगा तो वो उस पैसे को हैंडओवर कर देगा 10 करोड़ रुपया। तो अभी जो 10 करोड़ रुपया है वो जो अरब में जो हवाला ऑपरेटर बैठा हुआ है उसी के पास है फिजिकली। अभी वो पैसा इंडिया में आया नहीं है, लेकिन इंडिया का जो उसका साथी ऑपरेटर है 10 करोड़ अब यहाँ इंडिया वाले क्लाइंट को वाई को दे देता है और इसको फिर ट्रांसफ़र वो पैसा अरब देश से या किसी और जो भी देश है वहाँ से इंडिया में होना है। तो इसके लिए इंडिया में जो आदमी है वाई वो शेल कंपनीज को खड़ा करता है। शेल कंपनीज वो हैं जो सिर्फ कागज़ पे होती हैं, उनका फिजिकली कोई कारोबार नहीं होता है और सिर्फ कागज़ पर वो दिखाई जाती हैं और उनका कारोबार दिखाया जाता है, उनका टर्नओवर सब दिखाया जाता है। तो अब इसके लिए उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि वो सब फर्जी होता है, एक रेजोल्यूशन उसका होता है जिसमें कि वो ये प्रपोज करते हैं कि हम अपने
काम को, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो वहाँ का जो ऑपरेटर है वो करता है और उस पैसे को वो उन्हीं कंपनियों में जो यहाँ वाली हैं उनमें इन्वेस्ट कर देता है। तो इस तरह से वो पैसा जो वहाँ का जो अरब का जो वहाँ से निकल करके यहाँ वाला जो उसका ऑपरेटर होता है उसके खाते में, उसकी जो शेल कंपनीज है उनके खाते में आ जाता है। और इस तरह से ये काम लगातार चलता रहता है और वो पैसा ऐसा लगता है कि वो एक वाइट मनी है। और इसका दुरुपयोग बहुत होता है कि इसमें ये पैसा किसी आतंकवादी समूह को भी ट्रांसफ़र इस तरह से किया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ पर, मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखने के लिए एक संस्था है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका गठन 1989 के आसपास G7 जो 7 बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा किया गया था। ये पूरे दुनिया भर के देशों में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्या कानून बनाए गए हैं उसकी जांच करता है। और जिन देशों में ये कानून नहीं होते या बहुत वीक होते हैं उनको ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। आपने चर्चा सुनी होगी कि इंडिया ने FATF में पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी सबूत दिए जिसके आधार पर उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया। जो कंट्रीज़ ग्रे लिस्ट में आ जाते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा मिलने में बहुत कठिनाई होती है। उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं होता है, या बहुत कम हो जाता है या नहीं होता है। और जो ब्लैक लिस्ट हो जाता है उसको तो बिल्कुल ही कहीं से लोन नहीं मिलता। या तो कोई देश अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है, कठिनाई में है, और उसको शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए तो वो उसको IMF से मिलता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। दूसरा, अगर उसको ज़्यादा बड़ी दीर्घ अवधि के लिए लोन चाहिए तो उसको पैसा वर्ल्ड बैंक से मिलता है, वहाँ से वो लोन ले सकता है। और तीसरा, एशिया के अंदर किसी को पैसा चाहिए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलता है। तो जितनी बड़ी बड़ी सब वित्तीय संस्थाएं हैं ये सब विकसित देश जो हैं G7 जिनको कहा जाता है उनके स्वामित्व में है, उनके स्थापित की गई हुई हैं। और इसीलिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उन्हीं के द्वारा बनाया गया। और गैर जो ऐसा अनियमित वित्तीय लेन देन को कंट्रोल करने के लिए FATF बनाया गया था। तो जो शेल कंपनीज हैं, जब इसमें पैसा आ जाता है, एक व्यक्ति जिसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसके बाद उस शेल कंपनीज को बंद कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस चलता है। और इस पैसे को एक तरीका इसका ये भी होता है कि छोटे छोटे अमाउंट में, बड़े अमाउंट वाले पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में बैंकिंग सिस्टम में प्रवेश करा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे वो लीगल हो जाता है। और इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अंडर इनवॉइसिंग और ओवर इनवॉइसिंग करके किसी वस्तु की उस पैसे को ब्लैक से वाइट किया जाता है। सबसे पहले उस पैसे को यहाँ से फिजिकली किसी ऐसे देश में ले जाया जाता है जहाँ पर कि पैसे के बारे में ज़्यादा पूछताछ न की जाती हो और पूरी सीक्रेसी रखी जाती हो। इसके बदले में वो जहाँ वो पैसा वो रखा जाता है उस पैसे के लिए वो लोग एक चार्ज लेते हैं पैसा रखने के लिए। इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर कोई जैसे स्विट्ज़रलैंड है, मॉरिशस है और सोलोमन आइलैंड, कई ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनकी पूरी उनके पास अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए और कोई जरिया नहीं है। तो वो ऐसा उन्होंने सिस्टम बनाया कि हमारे यहाँ पैसा रखो,
हमें उसका एक शुल्क दे दो, एक परसेंटेज में, जो भी 2-4% वो लेते हैं। उसके बाद उस पैसे को आप कोई, हम पूरी उसकी सीक्रेसी रखेंगे। किसी आपका जो जिस कंट्री के आप हैं उस सरकार ने भी पूछा तो उसको भी नहीं बताएंगे, और फिर आप उसको वहाँ से जहाँ ट्रांसफ़र करना चाहो उस पैसे को कर लो। तो पहले वो स्विस बैंक में या कहीं जमा होता है, फिर वहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बहाना लेके उसी देश की किन्हीं शेल कंपनियों में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स लगता नहीं है। तो बिना टैक्स के वो पैसा उस ओरिजिन वाली कंट्री के बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है और वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग की पूरी कहानी थी। और मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत बड़े बड़े नेता, उद्योगपति, व्यापारी इसमें आते हैं। इसका मूल कारण ये है कि जो टैक्सेशन है, जब टैक्सेशन अत्यधिक होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या होती है। आदमी की एक मूल प्रवृत्ति है कि हर आदमी जो पैसा कमाता है वो सोचता है कि मैंने इसे अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से पैदा किया है। और जब इंडिया में भी जैसे है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के करीब करीब अगर आप देखें तो 45-50% जो आदमी व्यक्ति की कमाई है, 45% तो करीब करीब माना ही जा सकता है कि वो टैक्स चुकाने में चली जाती है। 31.2% तो समझिए कि इनकम टैक्स ही है। उसके बाद भी जो भी वो सामान खरीदेगा उस पर जीएसटी चुकाएगा और भी कई तरह के टैक्स देगा। तो इनकम टैक्स और जीएसटी तो मेन टैक्स हैं। उसके अलावा लोकल लेवल पर छोटे छोटे कई टैक्स हैं। तो ये कुल मिलाकर के उसकी 40 से 45% जो कमाई है वो टैक्सेस में चली जाती है। और तो उन देशों में इसकी समस्या ज़्यादा है जहाँ पर टैक्सेशन बहुत हैवी है। इंडिया में, भारत में जो हाईएस्ट इनकम टैक्स है वो 10 लाख से ऊपर की इनकम पर लगने लगता है, जबकि तमाम विकसित देशों में जो हाईएस्ट जो टैक्स स्लैब है वो कई करोड़ रुपए से शुरू होता है। तो वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम एक इक्विटेबल है और ठीक है, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या कम है। और जो जहाँ टैक्सेशन ज़्यादा है वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या भी ज़्यादा होती है, और सरकारें इसको कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास करती रहती हैं। सरकारों का मानना है, जैसे भारत जैसे देश में टैक्स कंप्लायंस बहुत कम है, तो सरकार कहती है कि अगर हम टैक्स का रेट घटाएं या स्लैब ज़्यादा बड़े कर दें तो टैक्स की कंप्लायंस वैसे ही कम है तो रेवेन्यू और कम हो जाएगा। तो टैक्स, और अगर कंप्लायंस बढ़े तो हम टैक्स की रेट को कम करें, स्लैब को ज़्यादा बड़ा कर दें, ज़्यादा वाइड कर दें। तो ये कशमकश चलती रहती है, और मनी लॉन्ड्रिंग भी इसी प्रकार चलती रहती है। इसको कंट्रोल करने के भी प्रयास चलते रहते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और धन्यवाद दोस्तों।